everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello everyone, welcome back to another video. एंड ये हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ की सीरीज है जो मॉर्फोलॉजी में, उसका पार्ट 3 है। इससे पहले हम इमैनुअल कांट की गैशियस हाइपोथेसिस और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी थर्ड हाइपोथेसिस है ओरिजिन ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग, वो है टाइडल हाइपोथेसिस जो दी थी जेम्स जीन्स ने। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात की जाए इंट्रोडक्शन की, तो जेम्स जीन्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी टाइडल हाइपोथेसिस की। इसमें इन्होंने अर्थ ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन किया है। 1919 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसको बाद में एक हैरोल्ड जेफरी नामक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे दूसरे, उन्होंने मॉडिफाई किया था 1929 में। इस थ्योरी की कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। कुछ अजम्पशंस की थी जेम्स जीन्स ने, जिसके बेसिस पर ये पूरी थ्योरी टिकी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट अजम्पशन थी वो थी द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सन एंड इंक्लूडिंग स्टार। जैसा कि अब तक सभी हाइपोथेसिस में देखा है हमने, दो हेवनली बॉडीज थी, एक सन और एक स्टार, और उन्हीं दोनों की वजह से पूरा जो है सोलर सिस्टम बना था, अर्थ बना था। इन द बिगनिंग द सन वाज अ बिग इनकैंडिसेंट गैशियस मास ऑफ मैटर। स्टार्टिंग में सन जो है बहुत बड़ा गैशियस मैटर था, गैसेस से बना था, गैशियस मास था। इंट्रूडिंग स्टार वाज बिगर इन साइज देन प्रिमिटिव सन। जो दूसरा स्टार था हमारा इंट्रूडिंग स्टार, वो साइज में प्रिमिटिव सन से बड़ा था। Primitive sun was stationary rotating on its axis. Primitive जो सन था वो स्टेशनरी था, वो एक ही जगह पर अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। Intruding star was moving on a path that was destined to come near primitive sun. अब सन तो एक जगह खड़ा होकर अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, लेकिन जो दूसरा इंट्रूडिंग स्टार था उसका एक पाथ फिक्स्ड था कि वो प्रिमिटिव सन के पास से गुजरेगा। ये assumptions थी। There was a great impact of tidal force of intruding star on the surface of primitive sun. जो लास्ट और सबसे मेन assumption है हमारी, कि जो इंट्रूडिंग स्टार है उसके ग्रेविटेशन की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा टाइडल फोर्स का प्रिमिटिव सन के सरफेस पर। ये कुछ बेसिक assumptions थी जिनके आधार पर इन्होंने अपनी पूरी ये टाइडल हाइपोथेसिस को जो है इन्वेंट किया है, या ये इस हाइपोथेसिस को लिखा है। चलिए बात करते हैं कि ये सोलर सिस्टम बना कैसे। ये सारी assumptions देख ली हमने, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सन एक ही जगह पे था, इंट्रूडिंग स्टार मूव कर रहा था, साइज में बड़ा था, टाइडल फोर्स, ये सब चीज तो देख ले। लेकिन अब बात आती है कि हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे। James Jeans said that due to massive gravitation force of intruding star, huge amount of matter was ejected from the primitive sun, which later became the building material of future planets. तो जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार था वो साइज में प्रिमिटिव सन से बड़ा है, ये assumption थी, और वो सन के पास से गुजरेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो इंट्रूडिंग स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो प्रिमिटिव सन के सरफेस पर से अलग हो गया, उससे एक्सट्रैक्ट हो गया, और बाद में ये जो मटेरियल इजेक्ट हुआ या एक्सट्रैक्ट हुआ या अलग हुआ प्रिमिटिव सन से, वो बिल्डिंग मटेरियल बन गया आपके फ्यूचर प्लैनेट्स के लिए। He assumed intruding star was larger in size, so it exerted more gravitational force impacting primitive sun. अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रिमिटिव सन का भी होगा, तो ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो
जो सन का सरफेस था सिर्फ उसी पर ये इम्पैक्ट क्यों आया। उसका भी रीजन, उसका भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है अपने assumption में। इन्होंने कहा था कि इंट्रूडिंग स्टार का जो साइज है वो प्रिमिटिव सन से बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका इंट्रूडिंग स्टार का ग्रेविटेशन फोर्स भी प्रिमिटिव सन से ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया वो सन के ऊपर आया, स्टार के ऊपर नहीं। अब जो इवोल्यूशन ऑफ फिलामेंट की बात करते हैं, ये जो मैटर इजेक्ट हुआ उसको इन्होंने फिलामेंट का नाम दिया था। When the intruding star came nearest to the primitive sun, its gravitational force became maximum. As a result, a giant cigar-shaped tide thousands of kilometers in length was created on the outer surface of the primitive sun, and ultimately huge mass of matter was ejected from the primitive sun. जब ये इंट्रूडिंग स्टार सन के पास से गुजरा तो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका प्रिमिटिव सन है उस पर एक सिगार शेप की टाइड डेवलप हुई। सिगार शेप कैसी होगी आपकी, कुछ इस टाइप की होगी, बीच से तो काफी ब्रॉड और कॉर्नर से काफी नैरो। ऐसा एक सिगार शेप का जो है टाइड डेवलप हुई सन के ऊपर। सपोज ये सन है तो यहाँ पर ऐसे टाइड बनी, और बाद में क्या हुआ, ये जो टाइड है ये अलग हो गई सन से। इसी शेप में ये जो टाइड बनी ये सन से अलग हो गई। ये जो मैटर अलग हुआ इसी को नाम दिया है फिलामेंट का, जेम्स जीन्स ने। जो सेंटर से तो थिक था लेकिन अब दोनों कोनों से जो है, दोनों कॉर्नर से काफी नैरो था, काफी थिन था। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम फिलामेंट। अब फिलामेंट तो बन गया, अब फिलामेंट के बाद प्लैनेट कैसे बने। According to James, 9 planets of our solar system are formed due to cooling and condensation of filament. It started contracting after cooling down, which led to its breaking into several pieces, forming separate planets. अब इन्होंने क्या कहा कि अब फिलामेंट बन गया, उसके बाद क्या हुआ, अब गैशियस मैटर था, ये धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा, कंडेंस होने लगा। उसकी वजह से वो जो एक फिलामेंट था ना वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, उसके काफी अलग अलग टुकड़े हो गए, और वो जो टुकड़े हुए उनसे बने हमारे सेपरेट प्लैनेट्स। बिगर प्लैनेट्स वर मेड इन द मिडिल व्हाइल स्मॉलर वंस इन द एंड। अब वो सिगार शेप थी, बीच से उसकी मोटाई ज्यादा थी, कॉर्नर से पतली थी, तो इन्होंने क्या कहा, जो बड़े प्लैनेट्स थे साइज में वो बीच में बन गए, और छोटे जो प्लैनेट्स है वो बन गए ऐसे कॉर्नर्स में। The satellites were formed by gravitational pull of sun on the planets. अब planets बन गए, ब्रेकडाउन हुआ फिलामेंट का, planets बन गए। अब क्या हुआ, जैसे हमने बात की थी पहले भी कि सन का भी तो कोई ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल था, ग्रेविटेशन तो सन के ऊपर भी थी, तो अब वो ग्रेविटेशन का असर होने लग गया इस फिलामेंट पे। क्योंकि अब फिलामेंट, अब ये जो फिलामेंट था ये साइज में सन से छोटा था, क्योंकि था तो इसका टुकड़ा ही, तो अब जाहिर सी बात है सन का ग्रेविटेशन फोर्स इनसे ज्यादा था। फिर ये धीरे धीरे कंडेंस होके प्लैनेट्स बने, तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल था वो प्लैनेट्स के सरफेस पर भी हुआ। फिर जब वो सन का आपके प्लैनेट्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल पड़ा, उसकी वजह से थोड़े थोड़े सैटेलाइट्स जो हैं वो अब यहाँ पर प्लैनेट्स के आसपास आ गए। प्लैनेट्स बने इंट्रूडिंग स्टार की ग्रेविटेशन की वजह से, और सैटेलाइट्स बनी आपके सन की ग्रेविटेशन की वजह से। अब इन्होंने तो भाई कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं जो इनकी थ्योरी को कहीं ना कहीं प्रूव करता है। सबसे पहला है शेप एंड ऑर्डरिंग ऑफ प्लैनेट। जो इन्होंने फिलामेंट की बात की थी कि वो इस सिगार शेप में है, और बड़े प्लैनेट सेंटर में, छोटे प्लैनेट्स कॉर्नर्स पे। अब अगर हम आज के सोलर सिस्टम देखें तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट जो है सेंटर में है, मरकरी नेपट्यून साइज में काफी छोटे हैं कॉर्नर्स में पे। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव होती है कि हाँ कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी में बात है, ये कहीं ना कहीं जो है प्रूफ करता है उनकी थ्योरी पे। दूसरा है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स। अब वो कैसे, अब ये इन्होंने क्या कहा कि जो प्लैनेट्स है वो बने फिलामेंट से, और जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स
बने फिलामेंट से, लेकिन जो सैटेलाइट्स है हमारी वो बनी आपके सन के ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि बड़े जो प्लैनेट्स है उनकी सैटेलाइट्स बड़ी है, छोटों की छोटी है। ऑर्डर और अरेंजमेंट देखा जाए तो जिस तरीके से प्लैनेट्स का एक ऑर्डर है उसी तरह सैटेलाइट्स का भी ऑर्डर है। तो ये ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और साइज की भी उनकी थ्योरी को कहीं ना कहीं प्रूव करता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो रोटेशन, रिवोल्यूशन, इंक्लाइनेशन ऑफ प्लैनेट्स एक्सिस, ये थोड़ा सा गौर करने की चीज है कि जो इन्होंने बताया था कि आपके प्लैनेट्स बने फिलामेंट से। तो जब फिलामेंट अलग हुआ था ना, वो सन की ग्रेविटेशन की वजह से उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, उसके चारों तरफ घूम रहा था। ये जो फिलामेंट है, सपोज ये सन है और ये फिलामेंट है, जब ये अलग हुआ तो ग्रेविटेशन पुल जो था अर्थ का, सॉरी सन का, उसकी वजह से ये इसके चारों तरफ घूम रहा था। तो जब ये ब्रेक डाउन हुआ, इसके अलग अलग प्लैनेट्स बने, तो वो भी नेचुरली जो है सन के इर्द गिर्द घूमने लगे। फिर जब प्लैनेट्स से सैटेलाइट्स अलग हुई, वो भी ऐसे ही अपने प्लैनेट के तो अकॉर्डिंग, अपने प्लैनेट के चारों तरफ तो वो घूम ही रही है। ये प्लैनेट है, ये सैटेलाइट है, ये प्लैनेट के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रही है, बट साथ में ये जो है सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है, एक नेचुरल पाथ फॉलो कर रही है। एक्सिस की बात करें तो जो हमारा पहला प्रिमिटिव सन था वो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड था। फिर फिलामेंट जो था वो भी जो ग्रेविटेशन की वजह से अलग हुआ, वो भी इंक्लाइंड था सन की तरफ। तो जाहिर सी बात क्या हुई कि अभी जो प्लैनेट्स बने फिलामेंट से वो भी नेचुरली इंक्लाइंड हो गए। तो रोटेशन, रिवोल्यूशन और इंक्लाइनेशन, ये सारी चीजें प्रूफ करती हैं, सबूत देती हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी है वो वेल स्टडीड है। ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी वजह से बना हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, इसमें फिर मॉडिफिकेशन की थी जेफरी ने। और जो मेजर चेंज उन्होंने इस थ्योरी में किया वो क्या किया कि जेफरी ने कहा कि दो स्टार नहीं थे, तीन स्टार थे। प्रिमिटिव स्टार, इंट्रूडिंग स्टार, कंपेनियन स्टार, ये तीन स्टार थे। और जो इंट्रूडिंग स्टार है वो तेजी से जा रहा था किसकी तरफ? कंपेनियन स्टार की तरफ। वो सन की तरफ नहीं जा रहा था, वो कंपेनियन स्टार की तरफ जा रहा था, और उन वो दोनों टकरा गए। ग्रेविटेशन नहीं हुई, पुल पुश नहीं हुआ, वो दोनों आपस में टकराए और कोलाइड हो गए। अब कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि जो इंट्रूडिंग स्टार है वो तो दूर चला गया सन से, ठीक है, बट जो कंपेनियन स्टार था वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में टूट गया। और वो जो उसके टुकड़े हुए, उसका जो डेब्रिस हुआ, वो सन की ग्रेविटेशन की वजह से उसके चारों तरफ घूमने लगा, जो हमारे प्लैनेट्स बन गए। ये मॉडिफिकेशन की थी जेफरी ने। अब थ्योरी तो हमारी हो गई एक बार, अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि कमियां कहाँ रह गई इनकी थ्योरी में। तो सबसे बेसिक चीज तो वही है कि हम यूनिवर्स को इनफाइनाइट स्पेस बोलते हैं, और इनफाइनाइट जो यूनिवर्स है उसमें दो स्टार्स का इतना क्लोज इंटरेक्शन होना के चांसेस जो है वो बहुत कम है, वो पॉसिबल नहीं लगता है। फिर अब इन्होंने बोला कि भाई इंट्रूडिंग स्टार सन के पास से गुजरेगा। भाई कुछ एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए ना कि क्यों गुजरेगा, कोई डेस्टिनी हो, कोई पाथ हो। बट वो चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी गई कि वो उसके पास से गुजरेगा, एक अजम्पशन बना दी। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रियल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। अब थ्योरी तो दी इन्होंने, बट ये सन और प्लैनेट के बीच में इतना डिस्टेंस क्यों है, इस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जेम्स जीन्स ने। नेक्स्ट क्या हुआ, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंट्रूडिंग स्टार टू प्लैनेट्स वाज नॉट हाई इनफ टू मैच मोमेंटम ऑफ टुडेस प्लैनेट्स। जो मोमेंटम आज के प्लैनेट्स का है वो उस समय के इंट्रूडिंग स्टार का नहीं था। नेक्स्ट क्या हुआ कि प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म हुए हाई एटॉमिक वेट के, बट जो सन के एलिमेंट्स हैं वो है लाइटर एटॉमिक वेट के। अब इन्होंने तो यही कहा था क्योंकि सन का टुकड़ा अलग हुआ फिलामेंट में, फिलामेंट से प्लैनेट्स बने। लेकिन सन तो हमारा लाइट एटॉमिक वेट से बना है और वही प्लैनेट जो हमारे हाई एटॉमिक वेट के हैं।
तो फिर ये चीज कैसे हुई? ही कुड नॉट एलेबरेट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ फिलामेंट। अब फिलामेंट जब अलग हुआ, गैशियस मैटर था सन, तो सन से गैस अलग हुई, बट वो कूल होके कंडेंस कैसे हुई, वो प्रोसेस इन्होंने इलेबोरेट नहीं किया। ये सारे थे क्रिटिसिज्म उनकी थ्योरी के। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये ओरिजिन ऑफ अर्थ की थर्ड वीडियो है, उस सीरीज का थर्ड पार्ट है, एंड जल्दी हम आएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई हाइपोथेसिस के साथ। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.